हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जिसमें सेट 1 है। सेट 1 पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम मान लिए हैं कि कोण ए बराबर क्या है 3x, कोण बी बराबर 5x, और कोण सी बराबर 9x, और कोण डी बराबर 13x। चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है 360। क्यों? ये चतुर्भुज के चारों कोणों का क्या है, ये योग है। ठीक, उसके बाद ए का मान यहाँ पे हम पुट किए, ए का 3x, 5x, 9x, 13x, सबको जोड़े तो कितना हुआ 30x। यहाँ पे x बराबर 360/30, 0 0 कैंसिल हुआ, 3 से 12, यानी x बराबर कितना हो गया 12। तो x बराबर 12 जब हुआ तब उसके बाद हम सभी का मान निकाल लेंगे। ए बराबर कितना था 3x, 3 गुना 12 किए तो 36x, बी बराबर 5x, 5 गुना 12 60x, सी बराबर 9x, 9 गुना 12 बराबर 108x, डी बराबर 13x, 13 गुना 12 बराबर 156x। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B, C इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री और कोण AOB बराबर 60 डिग्री। यदि चाप ABC के आंतरिक वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोण AOB बराबर कितना है 60, कोण BOC कितना है 30। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोण पूरा निकालेंगे AOC। AOC बराबर क्या होगा AOB और BOC दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर वही लिखे हम, चूंकि AOC बराबर क्या होगा AOB प्लस BOC। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे AOC बराबर क्या होगा AOB प्लस BOC। तो कोण AOB बराबर कितना है 60 है, BOC बराबर 30 है, तो 60 और 30 जोड़े तो क्या होगा 90 होगा। अब यहाँ पर ADC को निकालना है। तो ADC क्या होता है, वो 2 से AOB को डबल करेंगे, नहीं ये AOB का क्या होता है आधा होता है, तो यानी कि इसका डबल होगा ये AOC। तो लिखेंगे 2ADC बराबर AOC। तो 2ADC बराबर कितना AOC कितना निकला यहाँ पे भी 90, तो यहाँ पर 90 हो गया। तो ADC बराबर 90/2, यानी 2 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ADC बराबर कितना हो गया 90 होगा, और यही निकालना था। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु 45 के कोण की रचना कीजिए। 45 डिग्री का कोण का रचना करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक किरण खींचेंगे OA। उसके बाद OA किरण खींचने के बाद यहाँ पे हम डिवाइडर को रखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे एक चाप खींचेंगे। चाप को खींचने के बाद इसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ से फिर इसको यहाँ पे रखेंगे डिवाइडर का एक नोक, और दूसरे नोक से यहाँ पर काटेंगे, यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ पे रख के क्या करेंगे यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ से फिर इसको यहाँ काटेंगे, और फिर यहाँ से क्या करेंगे इसको यहाँ काटेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे, और फिर यहाँ से ये कितना हो 90 डिग्री तो यहाँ से और यहाँ से काटेंगे, यहाँ रख के इधर काटे, फिर यहाँ रख के क्या किए इधर काटे और इसको मिला दिए, तो यही क्या होगा 45 डिग्री का कोण होगा। अगर उसमें बोल दिया कि रचना के चरण को लिखने, यानी ये तो कितना था सिर्फ 1 नंबर का है तो इसमें इतना सा लिख देंगे तो चलेगा। उसमें अगर रचना का चरण लिखने बोल दिया जाए तो जो हम किए शुरू से वही हम लिखेंगे। जैसे पहले हम क्या किए, OA एक किरण खींचा, O को केंद्र मानकर और OB को त्रिज्या लेकर एक चाप काटा। उसी चाप पर OB को त्रिज्या लेकर तथा B को केंद्र मानकर एक चाप C काटा, और फिर C को केंद्र मानकर दूसरा चाप D काटा। C और D को समविभाजित करने पर E प्राप्त हुआ और कोण BOE बना। उसके बाद हम फिर क्या किए, BOE को समविभाजित करने पर कोण BOF 45 डिग्री की रचना हुई। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यानी कि एक त्रिभुज का रचना करना है जिसमें कि क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें कि एक कोण दिया हुआ है AB बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 11 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सब जितना भी उसमें साइड है सबका जोड़,
उसी को परिमाप बोलते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना हुआ 32। ए बी का मान 8 है, बी सी का मान 11 है, ए सी निकालना है। 8 और 11 को जोड़े कितना हुआ 19 हुआ। ए सी बराबर 32 माइनस 19 बराबर 13। ये ए सी निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक हीरोन के सूत्र से एक फॉर्मूला होता है, ये एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस रूट अंडर एस इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी कि एस ए बी सी क्या है वो किसी भी त्रिभुज का क्या है ये साइड है यानी भुजा है। तो यहाँ से एस बराबर निकाले। एस बराबर क्या होता है सभी साइड का योग बट्टा। तो साइड का योग क्या है 8 प्लस 11 प्लस 13 बट्टा 2। सबको जोड़े कितना हुआ 32 हुआ। ऐसे भी जोड़ सकते हैं 32 या पहले भी परिमाप था 32 तो परिमाप बोले या फिर सभी साइड का योग बोले तो एक ही बात हुआ। तो 32 को आधा यानी 16। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल रूट अंडर एस कितना है 32 16 हुआ। ए किसी को भी मान सकते हैं या इसको मानो या इसको मानो या इसका मानो यानी कि एक ही बार इसको मान सकते हैं। एस इंटू एस माइनस ए इसको मान लिए 16 को एस और 1 8 माने, बी 11 माने और सी 13 माने। सबको घटाए 16 8 में 16 घटा 16 में 8 घटा 8 बचा 16 में 11 5 और 16 में 13 कितना 5। तो 4 चौके 16 ये 4 दूनी 8 ये 5 और ये वाला 3। तो ये 4 जोड़ के बाहर आया। ये 2 दूनी 4 इसका भी 2 बाहर आया। फिर ये बच गया 2 ये 5 बच गया ये 3 बच गया। 4 चौके 4 दूनी 8 2 पंचे 10 दिया 30। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 8 रूट अंडर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था यानी 5वां क्वेश्चन कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, जैसे 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। ये गोल किया। इसका माध्यक निकालना है। माध्यक क्या होता है सभी परीक्षणों का जोड़ बटा परीक्षणों की संख्या। सबको जोड़ दिए और टोटल कितना है 10 है तो 10 से भाग दिए। टोटल जोड़ने के बाद 28 हुआ 10 से भाग दिए 2.8 हुआ। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि आंकड़ों जो भी लिखा हुआ है 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18 का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम करेंगे। आरोही क्रम नहीं भी करेंगे तो भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन आरोही क्रम करने से क्या होता है बहुलक निकालने में इजी होता है, क्योंकि माध्यक निकालने में एकदम जरूरी है कि आरोही क्रम हमको करना ही होगा। तो हम सबसे पहले क्या किया आंकड़ों का आरोही क्रम जो भी था उसको लिख देते। इसमें हम सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन है ये 4 बार आया हुआ है। तो यहाँ क्या है 14 सबसे अधिक बार आया है, अतः बहुलक बराबर कितना हो गया 14 हो गया। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। निश्चित बराबर 155 और पट बराबर कितना है 545। तो चित्त आने की प्रायिकता, सबसे पहले चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 455 है चित्त और टोटल कितना 1000 भाग दिए 19/16। पट आने की प्रायिकता क्या होगा पट आने की संख्या कितना है 545 टोटल कितना 1000 भाग दिए 109/200 आ गया। यही हो गया इसका आंसर। फिर उसके बाद 8वां नंबर है क्वेश्चन कि ABCD एक चतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। यानी बोलता है कि ABCD क्या एक चतुर्भुज है। AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q और CD का मध्य बिंदु R और AD का मध्य बिंदु क्या है S है। तो सिद्ध करना है कि ये जो बना PQRS ये क्या है एक आयत है। आयत को प्रूफ करने के लिए क्या कहता है कि आयत में आमने सामने का भुजा क्या हो समानांतर हो और बराबर हो। आमने सामने यानी ये वाला और ये वाला आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो और सभी एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, वो उसी को हम क्या बोलेंगे आयत बोलेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है जो भी लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि ABCD एक समचतुर्भुज है यानी कि चारों भुजा बराबर है। PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि PQRS एक
आयत है। सबसे पहले हम रचना करेंगे कि विकर्ण AC तथा BD को मिला दिया। अब त्रिभुज ABC में देखते हैं। त्रिभुज ABC कहाँ, यहाँ पे है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में आप देखिए कि AB का मध्य बिंदु, ये AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, और BC का मध्य बिंदु, BC का बिंदु क्या है, QR है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या बोलता है कि अगर दो भुजा है और दो भुजा का मध्य बिंदु दिया हुआ रहे और ये तीसरा भुजा के क्या होता है, समांतर मध्य बिंदु प्रमेय से, तो PQ समांतर क्या हो गया, AC हो गया। ये PQ समांतर क्या हो गया, AC हो गया, और PQ बराबर हाफ AC भी हो गया। ये मध्य बिंदु प्रमेय कहता है, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से ADC में भी AD का मध्य बिंदु क्या है, S है, और CD का मध्य बिंदु R है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से SR समांतर AC हुआ, SR बराबर हाफ AC हुआ। ये समीकरण सेकंड हुआ। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखो कि PQ बराबर AC है, हाफ AC, और यहाँ पर SR बराबर हाफ AC। समीकरण एक एवं फर्स्ट, एक एवं दो, और PQ बराबर AC है और यहाँ SR बराबर AC, यानी कि इस तरफ में भी AC, इस तरफ में भी AC, तो PQ समांतर क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा, PQ समांतर SR। फिर यहाँ पर देखिए PQ बराबर हाफ AC और SR बराबर हाफ AC, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, PQ बराबर SR। इसी प्रकार जिस प्रकार हम ऊपर किए उसी तरह से अगर दूसरा त्रिभुज को भी लेंगे, कौन कौन सा बता देते हैं, कौन कौन सा लेना है, ये वाला त्रिभुज। इसी प्रकार त्रिभुज लेंगे DBC और ABD, तो इसमें भी वही निकलेगा जो कि हम ABC और ADC में निकाले। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम। इसी प्रकार SP समांतर PQ और SP बराबर RQ, SP समांतर RQ और SP बराबर RQ। तो तीनों चीज बराबर हो गया कि आमने सामने का भुजा समानांतर और बराबर हो गया। तो ABCD एक क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है। सबसे पहले हम प्रूफ कर लिए ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। ये हो गया बराबर। चूंकि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, तो AC लंब क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। AC लंब BD है, यानी कि AC लंब BD, यहाँ पर देख लीजिए AC लंब BD, देखिए यहाँ पे AC लंब क्या है, BD है, ये AC लंब BD है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर क्या होगा, AOB बराबर 90 डिग्री। चूंकि SN समांतर क्या है, MO है, और SM समांतर क्या है, NO है। तो SM समांतर NO, SN समांतर MO, तो यहाँ से SMNO क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, उसके बाद अब चूंकि कोण MSN बराबर AOB क्या है, 90 डिग्री है। कैसे, एक AOD निकाले, AOP और AOD दोनों 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री हुआ MSN, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। इसी प्रकार SPQ बराबर PQR बराबर QRS, सब क्या होगा, 90 डिग्री हुआ। अब सब 90 डिग्री हो गया तो PQRS क्या हुआ, एक आयत हुआ, और यही प्रूफ करना था। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखिए सबसे पहले क्या बनाए, हम एक त्रिभुज बनाए। त्रिभुज क्या बोलता है, एक माध्यिका जो है, ये माध्यिका, ये इस त्रिभुज को बराबर दो भुजाओं में, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज का जो एक माध्यिका है, ये माध्यिका दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है, यही प्रूफ करना है। तो माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका माध्यिका AD है, तो सिद्ध करना है कि एरिया ABD, यानी कि यहाँ पे देखिए ABD और त्रिभुज और एरिया बराबर है ADC या ACD। सबसे पहले हम क्या किए, AM लंब खींचे BC पर। प्रमाण में देखिए ABD में, ABD कहाँ है, ABD ये पे, ABD में इसमें क्या किए, एरिया ABD यानी कि ABD का क्षेत्रफल तो क्या हुआ, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, हाफ आधार क्या है, ये BD, ऊंचाई क्या है, AM। उसके बाद सेकंड त्रिभुज ACD में हाफ इंटू आधार ऊंचाई, इसमें भी हाफ, और CD और AM ऊंचाई, इसका भी AM ऊंचाई है। और यहाँ पर देखिए एक चीज है,
इसका ऊंचाई या यहाँ से यहाँ का है या फिर यहाँ से यहाँ का है, ऊंचाई तो वही होगा, हर जगह ये ऊंचाई यही होगा। तो हम यहाँ पे ऊंचाई कर लिए, ये ऊंचाई, तो यहाँ पे हाफ इंटू आधार का ऊंचाई कर लिए। उसके बाद BD की जगह हम CD लिखे हैं, CD की जगह BD लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक माध्यिका है, यानी कि बीच बीच से गुजरा हुआ है, बीच से गुजरा है, तो ये BC का क्या है, आधा है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर हम बराबर कर लिए, यानी कि CD की जगह पे हम BD लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ACD हाफ इंटू BD गुना AM, समीकरण सेकेंड, क्यों BD बराबर CD। समीकरण फर्स्ट हम सेकेंड से देख लेते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। त्रिभुज ABD बराबर एरिया ACD, यही प्रूफ करना था हमको। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करता है। तो सबसे पहले हम क्या, यानी कि बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज पर क्या है कि बराबर जीवा बराबर है और इस जीवा के आंतरिक जो भी कोण बना वो क्या है, बराबर, ये प्रूफ करना था। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें AB बराबर CD, दो AB तथा CD दो बराबर जीवाएं हैं, तो सिद्ध करना है कि AOC बराबर COD, यानी कि ये कोण बराबर है ये कोण, ये प्रूफ करना है। त्रिभुज AOP और COD में देख लेते हैं, OA बराबर OC, क्या है ये OA, OA बराबर OC, ये क्या है, वृत्त की जीवा है, सॉरी त्रिज्या है, और OB बराबर OD, ये क्या है, एक ही वृत्त की जीवाएं हैं, त्रिज्याएं हैं। उसके बाद AB और CD क्या है, क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि ये है जीवाएं हैं और ये बराबर है, तीन चीज बराबर हो गया। किसी भी त्रिभुज को सर्वाक्षम करने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत होती है और वो तीन चीज़ें हमें मिल गया। तो त्रिभुज AOB सर्वाक्षम त्रिभुज COD, अब कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वाक्षम हो जाता है तो उसका हर एक चीज बराबर हो जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कोण AOB बराबर कोण COD CPCT, यानी कि सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत भुजा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, यानी कि दो संकेंद्री वृत्तों, सो दो संकेंद्री वृत्त किसको बोलता है कि एक ही केंद्र पर अगर दो त्रिभुज बना है तो उसको संकेंद्री वृत्त कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि एक ही दो क्या है, दो संकेंद्री वृत्त है जिसमें कि जिसका कि केंद्र क्या है O है और ABCD क्या है, एक रेखा को प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि AB बराबर क्या है CD, ये प्रूफ करना है। तो दिया हुआ है कि O केंद्र वाला दो संकेंद्री वृत्त है जिसका केंद्र जिसको एक रेखा बिंदु ABCD प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध कीजिए करना है कि AB बराबर CD। तो इसमें रचना क्या कर लिए हम, OM लंब क्या है BC बोले या फिर AD बोले, एक ही बात होगा। उसके बाद परमाणु में देखते हैं कि BM बराबर क्या है CM है, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से डाला गया लंब केंद्र को जीवा को समद्विभाजित करता है। BM बराबर CM, देख लेते हैं कहाँ है BM बराबर CM, ये BM बराबर CM, ये दोनों BM बराबर CM क्या है, आपस में बराबर है। उसके बाद AM बराबर DM, ये समीकरण सेकंड, ये भी केंद्र से ढला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक, उसके बाद समीकरण 1 और 2 को हम देख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को अगर देखें तो ये क्या हो गया, देखिए समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को सेकंड में घटाने पर AM बराबर AM माइनस BM DM माइनस CM, AM में BM और CM को DM को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, AM में BM को घटाए तो AB बचा और यहाँ से DM में CM को घटाए तो क्या हो गया, CD हो गया। तो यहाँ पर जो प्रूव करना था हमको वो मिल गया, AB बराबर CD, ये हो गया। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, पहले से आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये पहले से क्या है
आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो इसमें x का ये जो x है ये x का मान निकालना है। तो यहाँ n बराबर क्या है 10 है जो सम संख्या है। तो माध्यक निकालने के लिए अगर n यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स जितना भी है ये सभी का अगर गिनती करके वो संख्या सम अगर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है माध्यक निकालने का n/2 पद और n/2 + 1 पद का आधा, यानी कि 2 से भाग देंगे। n/2 और n/2 + 1 को जोड़ेंगे और उसको हम 2 से भाग दे देंगे तो वही हो गया माध्यक। अगर n क्या है विषम संख्या है तो n/2 होता है सिर्फ। तो यहाँ पर n/2 यानी n की संख्या कितना है 10 है, 10/2 या 10/2 + 1, 10/2 यानी 5 और 11 यानी कि 5 + 2 5 6 होगा। सॉरी यहाँ पर 6 होगा, यानी 11 लिखा गया है गलती से। 2 से 5 कटेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा 6। तो 5वें और 6वें पद यानी 5वें 6वें पद कौन सा देख लेते हैं 1 2 3 4 5 यानी x। 6वें पद 1 2 3 4 5 6 यानी x + 2। इधर से करेंगे इधर से, दोनों तरफ से एक ही होगा। 5वें पद 1 2 3 4 5 यानी x + 2। 6ठे पद 1 2 3 4 5 6 x, यानी कि x और x + 2 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर x + x + 2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दिए। तो x 2x + 2 x यहाँ पर क्या के 2 और कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x 2 × x + 1 2 2 कैंसिल हो गया तो x प्लस कितना हो जाएगा 1, x + 1 हो गया। ठीक, अब प्रश्न से माध्यक कितना दिया हुआ है 63 है। माध्यक 63 दिया है क्वेश्चन में। अब मेरा निकला कितना x + 1 = 63, x = 63 1 बराबर कितना हो गया 62। उसके बाद उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले से 50 बीज यादृच्छा चुनकर उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरण के अनुकूल है। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी लिखी गई है। ठीक, और एक थैले में 40 से अधिक बीज, एक थैले में 40 से 49 एक थैले में 49 बीज, एक थैले में 35 बीज। इसका क्या है प्रायिकता निकालना है। तो देखिए कुल थैलों की संख्या कितना है 5 है। 40 से अधिक बीज वाले थैलों की संख्या, 40 से अधिक बीज वाले थैलों की संख्या देखिए कितना है 40 से अधिक। अब सोच रहे हैं 40 से अधिक कितना होगा, एक नंबर में 40 है, एक फर्स्ट थैला में 40 है और बाकी सब क्या है 40 से अधिक 2 में है, 3 में है और 5 में है। तो कितना हो गया 3। तो 40 से अधिक थैलों की संख्या कितना हो गया 3 हो गया। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा 3/5। 3 को 5 से भाग देंगे तो उसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 49 बीज वाले थैलों की संख्या, 49 बीज वाले थैलों की संख्या कितना है सिर्फ एक ही है। 49 बीज वाले थैलों की संख्या कुछ नहीं है 0 है, तो 0/5 यानी कि 0। अब 35 से अधिक बीज वाले प्रायिकता संख्या कितना है, सब में 35 से अधिक है तो 5 हो गया। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 5/5 यानी 1। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। अब इसमें क्या है प्रायिकता निकालना है कि 2 लड़की हो, 1 लड़की हो, 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो और कोई लड़की ना हो। तो सबसे पहले हम 1 नंबर में पहले हम लिखेंगे कुल परिवारों की संख्या कितना है 1500 है। अब 1 नंबर में 2 लड़कियां वाले परिवारों की संख्या कितना है 475 है। 2 लड़की वाले परिवारों की संख्या कितना है 475। प्रायिकता क्या है 475/1500 घटाएंगे तो 19 बटा कितना हो जाएगा 16। 2 नंबर में बोलता है कि 1 लड़की हो, तो 1 लड़की वाले परिवारों की संख्या कितना है 814 है। तो 814/1500 घटाएंगे 407 बटा कितना हो जाएगा 705। अब बोल रहा है कि कोई लड़की ना हो, तो उन परिवारों की संख्या जिसमें कोई लड़की ना हो कितना है 211। 211 प्रायिकता क्या हो जाएगा 211/1500। 211 बटा कितना हो जाएगा 1500, ये आंसर हो गया। अब 15 नंबर में क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABC के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर क्या है BQ, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में नीचे लिख दिया गया है। उसके बाद
तो प्रूव करना है कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी, दूसरा नंबर में ए पी बराबर सी क्यू, तीसरा नंबर में त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज सी पी डी, चौथा नंबर में ए क्यू बराबर सी पी और पांचवा नंबर ए पी सी क्यू क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो भी क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है उस फिगर को बनाएंगे और दिया हुआ लिख लेंगे। दिया हुआ लिखने के बाद फर्स्ट में जो भी प्रूव करने बोला है उसको हम लिखेंगे और लिखने के बाद क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए पी डी तथा सी क्यू बी में, ए पी डी और सी क्यू में देखते हैं कि डी पी और पी क्यू क्या है, वो दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में गिवन है। और ए डी बराबर सी बी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है। और ए डी पी बराबर सी क्यू बी ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण है। ठीक, आप समझ लीजिएगा, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये तीन, कोई भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और वो तीनों चीज़ें हमें मिल गया है। तो त्रिभुज ए पी टी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी एक किस नियम से, एस ए एस के नियम से, यानी कि साइड एंगल साइड के अनुसार ये प्रूफ हो गया। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका हर एक चीज़ बराबर। ए पी डी में, ए पी डी और सी पी बी में देख लेते हैं कहाँ पे है ए पी और सी क्यू। ए पी डी कहाँ है, ए पी डी, ए पी और यहाँ पे डी, ये ए पी डी और सी क्यू डी, इन दोनों में ए पी बराबर सी क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे देखिए ए पी और सी क्यू, तो यहाँ से ए पी और सी क्यू, तो इसी त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। ये सर्वांगसम ये सीपीसीटी से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा। उसके बाद दूसरा है ए क्यू बी। ए क्यू बी क्या है, ए क्यू बी इस त्रिभुज में और सी पी डी यानी इन त्रिभुज में। इन त्रिभुज में भी देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बी क्यू और सी क्यू ये दिया हुआ है, दूसरा ये बराबर कर लेंगे और तीसरा भी बराबर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या बराबर है। देखिए बी क्यू सी क्यू ये दिया हुआ है, ए बी और सी डी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है और ये कौन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज सी पी डी एस ए एस के अनुसार इसमें भी ए क्यू और सी पी सी पी सी टी से प्रूफ हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर में देख लेते हैं, पांचवा नंबर में क्या बोला था, ए पी बराबर सी क्यू, ए क्यू बराबर सी पी, ये दोनों अभी त्रिभुज हम क्या किया, सी पी सी टी से बराबर की। अब जब चारों चीज बराबर हो गया आमने सामने का भुजा, तो ये क्या है, ए पी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यही प्रूफ करना था। अब 16 नंबर में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, आधा होता है, यानी कि पूरे का आधा हो जाएगा इतना सा। ये प्रूफ करना है। तो माना कि ए बी सी और ई एफ सी डी दो समांतर चतुर्भुज है जो एक ही समांतर रेखा ए एफ और सी डी सी के बीच स्थित है और जिनका आधार सी डी सी ओनिष्ट है। तो सिद्ध कीजिए करना है कि एरिया ए बी सी बराबर एरिया ई एफ सी डी, एरिया ई एफ सी डी। एक थ्योरम भी है कि दो समांतर रेखा और एक ही उभयनिष्ठ आधार पर जितना भी त्रिभुज बनेगा वो सब त्रिभुज क्या होगा, आपस में बराबर होगा। त्रिभुज ए ई डी और बी एफ सी में ए ई डी और बी एफ सी में ये इसमें देख लीजिए ये और ये क्या है, बराबर है। और ये संगत कौन है, कौन ए बराबर कौन बी, ये संगत कौन है। और ई और एफ यहाँ पे देख लेते ई और एफ कहाँ है, यहाँ पे कौन ई कौन एफ ये भी बराबर है। तीनों चीज़ें बराबर हो गया तो क्या हो गया, और ए डी बराबर ई एफ समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन है, तो तीनों चीज बराबर होता है ए ई डी और ये क्या होगा, एक सर्वांगसम त्रिभुज हो गया एस ए एस के अनुसार। जब ये सर्वांगसम त्रिभुज होगा, जब कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो वो क्या होता है, एरिया में बराबर होता है। एरिया में बराबर हो गया, दोनों तरफ एरिया ई बी सी डी को जोड़ दिए त्रिभुज ए। अब यहाँ देख लीजिए ए एफ डी और ई बी सी डी, ए एफ डी और ई बी सी डी देख लीजिए यहाँ पे ई बी सी डी इसमें जोड़ दिए इसको,
तो ये त्रिभुज हो गया और इसमें से भी ये जो जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया ABC बराबर EFCD। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा समझने में कठिनाई होगी क्योंकि हम PDF से पढ़ा रहे हैं। हो सकता है अगला बार PDF से ना पढ़ाएं, अच्छा से दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें सेट 2 और सेट 3 तो हम साथ साथ में समझाएंगे और लिखा हुआ रहेगा पहले और बाद में हम पेन से समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो 18वां क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? एक ओर 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए छोड़कर उसे चारों तरफ 20 मीटर प्रति मीटर दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है ABCD और उसका भुजा जो है वो है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। वो इसमें से क्या करेगा, वो क्षेत्रफल निकालेगा कि कितना हमको क्या है, बाड़ लगाए घास हमको रोपना है और उसके बाद और घास बोएगा तो उसमें बकरी ना चरे, क्या चारों तरफ क्या है, बाड़ लगा देना, घेर रहा है वो किसी से, यानी कीलदार तार से। तो उसमें 3 मीटर का रास्ता छोड़ रहा है क्योंकि उसमें जाएगा काटने के लिए घास। 3 मीटर को छोड़कर जो भी वो बाड़ लगाने के लिए तार लगाएगा तो 1 मीटर तार का व्यय है यानी खर्चा है 20 रुपया। तो टोटल वो कितना पैसा खर्च लगेगा उसको वही लगाना है। सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, S निकालेंगे। S क्या होता है, तीनों सभी भुजाओं का योग बटा 2, S निकाल लिया 125। घास उगाने के लिए क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ से हम किए तो 125 में से 50 पर 175 हुआ, इसमें घटाए 45 हुआ, इसमें घटाए 5 हुआ। तो 25 पंचे 125, 75 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 है 25, 25 के 75। फिर 5 को इस 5 को यहाँ लिख दिए हैं और इस 45 को 5 दिया 15 दिया 45। फिर देख लेते हैं ये 5 का 25 का 5 निकल गया, ये 5 गुना 5 का 1 5 आ गया बाहर और ये 5 यहाँ बाहर आ गया और ये 3 यहाँ बाहर आ गया। तो कौन कौन छूटा, ये छूटा और ये वाला छूटा, यानी कि ये 2 वाला छूट गया। तो 2 जब छूटा तो ये 5 और ये 3 छूट गया। 5 गुना 5 गुना 5 सबको गुना किया 375 हुआ और ये 15 सेंटीमीटर। बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई कितना है, 250 में से 3 मीटर क्या है, हम गेट छोड़ रहे हैं तो 47 हुआ। तो बाड़ लगाने का व्यय 20 गुना 247 तो कितना हुआ 49 40। 19 नंबर 17 नंबर जो क्वेश्चन छोटा है वो थोड़ा सा डिवाइडर से बनेगा। वो हम तीनों क्वेश्चन तीनों सेट को बनाने के बाद हम लास्ट में वो सबको हम बता देंगे। फिर 19 नंबर में है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास में से कार्यस्थल किलोमीटर में दूरियां दिया हुआ है। 0.5 को यानी कि जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों में से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो क्या किया हम 0.5 से लेकर 0.5, 5, 10, 10, 5 सबको हम लिख दिए किलोमीटर। अब मिलान चिन्ह 5 से 0.5 से 0 से लेकर 5 तक कितना है, वो 9 है। तो 9 1 2 3 4 5। अब 5वां करने के लिए हम क्या क्रॉस करते हैं, इस तरह से आप पढ़े होंगे, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो इसको इस तरह से बना लेंगे और इसको लिख लेंगे और इतना सा हम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सेट कैसे प्रूव किया जाए। जो भी क्वेश्चन छोटा है वो हम बाद में बता देंगे तीनों सेट को पूरा करने के बाद। और अभी भी कोई अगर डाउट है, कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब